जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी की अनुच्छेद 141 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 71वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन 72वीं वीडियो बनाकर इसके 142 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। यह पाठ्य अंश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और उसके आदेशों को लागू करने की शक्ति से संबंधित है। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 141 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 71वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ्य अंश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और उसके आदेशों को लागू करने की शक्ति से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार है। ये डिक्री या आदेश पूरे भारत के क्षेत्र में लागू करने योग्य होते हैं, जिसका तरीका संसद द्वारा बनाए गए कानून या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुति के लिए आदेश देने या अपनी अवमानना की जांच या दंडित करने की व्यापक शक्ति होती है। हालांकि यह शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। संक्षेप में, ये नियम सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्रदान करने की पूर्ण और राष्ट्रव्यापी क्षमता को स्थापित करते हैं। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा प्रकटीकरण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन। 1 उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या किया गया कोई आदेश भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे। 2 संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण करने या अपने किसी अवमानना की जांच या दंड देने के प्रयोजनार्थ कोई भी आदेश देने की पूर्ण और प्रत्येक शक्ति होगी। नमस्कार और द डीप डाइव की इस कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। हाँ, अनुच्छेद 142। अक्सर सुनते हैं इसके बारे में, है ना, बहुत शक्तिशाली माना जाता है इसे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी चर्चा में रहता है ये। हाँ, तो हमारी ये जो आज की बातचीत है ये सुप्रीम कोर्ट डिक्रीज एंड एनफोर्समेंट पावर्स नाम के एक दस्तावेज के कुछ अंशों पर आधारित है। अच्छा। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसे पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने की ये जो एक अनोखी शक्ति मिली है, ये क्यों मिली, कैसे मिली, इसके मायने क्या है? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सोचिए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां मौजूदा कानून या जो प्रक्रिया है वो किसी केस में न्याय देने के लिए काफी न लगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता है कि वो उससे आगे जा सके? वो खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 142 के पहले खंड यानी क्लॉज 1 से। ठीक है। स्रोत के अनुसार इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लंबित मामले या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है। सही। ये पूर्ण न्याय शब्द सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण न्याय ही तो इस अनुच्छेद की आप कह सकती हैं आत्मा है। देखिए, पहले तो डिक्री का मतलब समझे। ये एक औपचारिक बाध्यकारी अदालती फैसला होता है। अच्छा, एक फॉर्मल जजमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। तो 142(1) कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला चल रहा है, यानी लंबित है, पेंडिंग केस। हाँ, पेंडिंग केस, और कोर्ट को लगता है कि भाई जो मौजूदा कानून है या जो प्रक्रिया है
वो शायद इस खास केस में पूरी तरह से न्याय करने के लिए काफी नहीं है। अपर्याप्त है मतलब। हाँ, अपर्याप्त है। तो कोर्ट अपनी एक खास अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करके वो फैसला या आदेश जारी कर सकती है जो उस केस में न्याय के हित में हो, भले ही वो नॉर्मल कानूनी प्रक्रियाओं से थोड़ा हटकर क्यों ना हो। लेकिन ये जो पूर्ण न्याय की बात है, क्या ये थोड़ी व्यक्ति परक मतलब सब्जेक्टिव नहीं हो सकती? कोर्ट ये कैसे तय करता है कि कब मौजूदा कानून काफी नहीं है और कब इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल ठीक है? ये बहुत बहुत वाजिब सवाल है और सच कहूं तो ये शक्ति बहुत व्यापक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल बहुत ही संयम से और बहुत सावधानी से करता है। अच्छा। ये हर मामले में लागू नहीं होती, सिर्फ खास परिस्थितियों में जहां वाकई लगे कि न्याय की मांग स्थापित नियमों से आगे जाने की है। कोर्ट को ये देखना होता है कि क्या सच में न्याय के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी बात, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये शक्ति सिर्फ लंबित मामलों पर ही लागू होती है। अच्छा, केवल लंबित मामलों में, ऐसा नहीं कि कोर्ट खुद ही कोई मुद्दा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मामला उनके सामने है उसी में कोर्ट अपनी मर्जी से कोई नया मुद्दा उठाकर इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और स्रोत ये भी कहता है कि इस क्लॉज के तहत दिया गया कोई भी फैसला या आदेश पूरे भारत में लागू होगा। मतलब ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बाध्यकारी आदेश है। अच्छा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान पक्का करता है कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण न्याय के लिए दिया गया आदेश सिर्फ किताबों में न रह जाए। ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी है और पूरे भारत में, मतलब पूरे देश में उसी तरह लागू होगा जैसे संसद का बनाया कोई कानून लागू होता है। और अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया इस बारे में, तब तक राष्ट्रपति के आदेश से जो तरीका तय होगा उस तरीके से लागू किया जाएगा। सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ न्याय करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की भी शक्ति है कि उसके जो न्यायपूर्ण आदेश हैं वो जमीन पर लागू हों, प्रभावी हों। ये दिलचस्प है कि संविधान बनाने वालों ने इतनी बड़ी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देना क्यों जरूरी समझा होगा। शायद उन्हें अंदाजा था कि कानून हमेशा हर स्थिति में परफेक्ट न्याय नहीं कर पाता। बिल्कुल, संभवतः यही सोच रही होगी। भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, इतने जटिल सामाजिक मुद्दे हैं, हाँ, वहां ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां कानून को अक्षरशः मानने से शायद अन्याय हो जाए। सही कहा। तो अनुच्छेद 142 एक तरह से न्यायपालिका को वो लचीलापन देता है कि वो कानून की भावना को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में न्याय पक्का कर सके। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व, हाँ, ये सही शब्द है, ताकि प्रक्रिया की कठोरता न्याय के रास्ते में ना आए। बिल्कुल ठीक है, तो ये था खंड 1 जो पूर्ण न्याय के अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित है। हाँ। अब आते हैं अनुच्छेद 142 के दूसरे खंड पर, क्लॉज 2। स्रोत कहता है कि इसमें कुछ और खास प्रक्रियात्मक शक्तियों का जिक्र है। ये खंड 1 से कैसे जुड़ती हैं? आप सही कह रहे हैं। खंड 2 असल में खंड 1 को पूरा करता है, उसे प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहां खंड 1 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का लक्ष्य हासिल करने की शक्ति देता है, हाँ, वहीं खंड 2 उसे उस लक्ष्य तक पहुंचने और उसे लागू करवाने के लिए जरूरी साधन या प्रक्रियात्मक शक्तियां देता है। साधन मतलब टूल्स? हाँ, कह सकते हैं प्रोसीजरल टूल्स। ये खंड कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे भारत के लिए कुछ खास शक्तियां होंगी। और वो क्या है? स्रोत में 3 मुख्य बातें बताई गई हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश। मतलब कोर्ट किसी को भी बुला सकता है। हाँ, किसी को भी, चाहे वो गवाह हो, पार्टी हो या कोई भी संबंधित व्यक्ति, कोर्ट हुक्म दे सकता है कि पेश हो। ठीक है। और दूसरी, किसी भी दस्तावेज की खोज या प्रस्तुति का आदेश देना, मतलब डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस की सच्चाई जानने के लिए कोई दस्तावेज जरूरी है, तो वो उसे पेश करने का आदेश दे सकता है। और तीसरी, वो अवमानना वाली बात। हाँ, तीसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जांच करना और उसके लिए दंड देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट न सिर्फ न्याय के लिए अंतिम आदेश दे सकता है, हाँ, बल्कि उस आदेश तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को भी कंट्रोल कर सकता है। हाँ, लोगों को बुलाना, सबूत मंगवाना, और अगर कोई कोर्ट की बात न माने या उसका अपमान करे तो उसे सजा भी दे सकता है।
ये अवमानना वाली शक्ति कितनी जरूरी है? अरे अत्यंत जरूरी। सोचिए, अगर अदालतें आदेश तो दे दें लेकिन कोई उन्हें माने ही नहीं, हाँ, तो फिर क्या फायदा? तो न्याय व्यवस्था का मतलब ही क्या रह जाएगा? अवमानना की शक्ति ये पक्का करती है कि कोर्ट के आदेशों का सम्मान हो, उसकी गरिमा बनी रहे और न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चल सके। अगर कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी जांच करके सजा दे सकता है। तो ये शक्ति कोर्ट के अधिकार को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, उसके फैसलों को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है। खंड 2 की ये तीनों शक्तियां, बुलाना, दस्तावेज मंगाना और अवमानना के लिए दंडित करना, ये सुप्रीम कोर्ट को अपना काम प्रभावी ढंग से करने में मदद करती हैं। यानी खंड 1 और खंड 2 मिलकर सुप्रीम कोर्ट को न केवल न्याय का अंतिम लक्ष्य तय करने का अधिकार देते हैं, हाँ, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने और उसे लागू करवाने का पूरा सिस्टम भी देते हैं। ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली ढांचा है। बिल्कुल। इन दोनों खंडों को एक साथ देखने पर ही अनुच्छेद 142 की पूरी तस्वीर साफ होती है। खंड 1 वो असाधारण शक्ति है जो न्याय के लिए स्थापित नियमों से परे जाने की इजाजत देती है। और खंड 2? खंड 2 वो व्यावहारिक मशीनरी है जो ये पक्का करती है कि अदालत इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी जांच पूरी कर सके और अपने आदेशों को लागू करवा सके। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों का इरादा सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था बनाने का नहीं था, हाँ। बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली संस्था बनाने का था जो देश में न्याय की अंतिम गारंटी दे सके। आपने असाधारण शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। जी। क्या दुनिया के और देशों के सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसी शक्तियां होती हैं, या ये भारत के संविधान की कोई अनोखी चीज है? देखिए, वैसे तो कई देशों की जो टॉप कोर्ट्स होती हैं उनके पास कुछ अंतर्निहित शक्तियां, मतलब इनहेरेंट पावर्स होती हैं। अच्छा। लेकिन अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने के लिए जो इतनी साफ और इतनी व्यापक शक्ति दी गई है वो भारतीय संदर्भ में काफी खास मानी जाती है। इसका दायरा बहुत वसी है, मतलब काफी बड़ा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं जहां इसका इस्तेमाल हुआ हो? हाँ, कई बार हुआ है। जैसे उन मामलों में जहां कानूनों में कोई स्पष्टता नहीं थी, या जहां दो पार्टियों के बीच सालों से चले आ रहे झगड़ों को सुलझाने के लिए नॉर्मल कानूनी तरीके काफी नहीं थे। भोपाल गैस त्रासदी मामला याद है? यूनियन कार्बाइड केस। हाँ, बिल्कुल। उसमें पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए जो आदेश दिए गए थे उसमें भी अनुच्छेद 142 की भूमिका का जिक्र आता है। हालांकि ये भी सच है कि उस मामले में इसके इस्तेमाल पर काफी बहस भी हुई थी। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल विवादास्पद भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आपने पहले संतुलन और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण की बात की थी। हाँ। क्या अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कभी इस बहस के केंद्र में रहा है? निश्चित रूप से। असल में यही अनुच्छेद 142 से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है। वो कैसे? देखिए, न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना, उसे लागू करना। सही। जबकि कानून बनाना विधायिका का काम है, संसद का, विधानसभाओं का। हाँ। अनुच्छेद 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए कानून की कमियों को भरने की शक्ति तो देता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि कभी-कभी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट फैक्चुअली, मतलब असल में, नया कानून बना देती हैं या ऐसे नीतिगत फैसले ले लेती हैं जो विधायिका का क्षेत्र है। अच्छा, इसी को न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही वो बहस है। तो फिर ये संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है? अदालतें ये कैसे सुनिश्चित करती हैं कि वे पूर्ण न्याय करते करते अपनी सीमाएं ना लांघें? देखिए, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कई फैसलों में ये कहा है कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग बहुत संयम से करना चाहिए और केवल वहीं करना चाहिए जहां मौजूदा कानून या तो चुप हो या न्याय करने में अपर्याप्त हो। इसे रोजमर्रा के कानून का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अदालत को ये भी देखना होता है कि उसका आदेश किसी मौजूदा कानून के साफ प्रावधानों के खिलाफ न जाए। लेकिन फिर वही सवाल के पूर्ण न्याय क्या है और कानून अपर्याप्त कब है? हाँ, इसकी व्याख्या तो आखिर में अदालत ही करेगी। बिल्कुल, और यहीं पर वो संतुलन का नाजुक सवाल उठता है। ये एक लगातार चलने वाला न्यायिक संवाद है, एक आत्ममंथन का विषय है। ये समझना हमारे श्रोताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब आम नागरिक के जीवन पर अनुच्छेद 142 का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये अनुच्छेद सीधे सीधे न्याय तक पहुंच के विचार से जुड़ा है। अच्छा। ये इस संभावना को खोलता है कि अगर किसी व्यक्ति या समूह के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है
और मौजूदा कानूनी रास्ते बंद लग रहे हैं या काफी नहीं है, हाँ, तो देश की सर्वोच्च अदालत के पास हस्तक्षेप करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक असाधारण तरीका मौजूद है। ये पर्यावरण बचाने में, मानवाधिकारों की रक्षा में या बहुत उलझे हुए विवादों को निपटाने जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। लेकिन जैसा हमने बात की, इसकी शक्तियों के साथ इसकी सीमाएं और संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। बिल्कुल, वो चुनौती हमेशा रहेगी। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें, हाँ, तो हमने देखा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली शक्ति देता है। सही। किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी आदेश पारित करने की शक्ति, और ये आदेश पूरे भारत में लागू होता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि खंड 1 के तहत पूर्ण न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए खंड 2 कोर्ट को जरूरी प्रक्रियात्मक शक्तियां देता है। हाँ, जैसे किसी को बुलाना, दस्तावेज मंगाना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करना। सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को न्याय के हित में खास परिस्थितियों में मौजूदा कानूनों की सीमाओं से भी आगे जाने की अनुमति देता है। हाँ, लेकिन इस शक्ति के प्रयोग में संतुलन और संयम बरतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये रह जाता है कि पूर्ण न्याय की ये यात्रा कहाँ खत्म होती है? क्या हर कानूनी कमी को भरने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाली जा सकती है, या फिर ये शक्ति वाकई सिर्फ उन असाधारण मामलों के लिए ही रहनी चाहिए जहां विधायिका या कार्यपालिका की निष्क्रियता या कानूनों का अपर्याप्त होना साफ तौर पर अन्याय का कारण बन रहा हो? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, इस शक्ति का भविष्य में कैसे विकास होता है और न्यायपालिका और विधायिका के बीच का संतुलन कैसे बना रहता है, ये देखना भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण और अक्सर बहस में रहने वाले अनुच्छेद 142 की जटिलताओं और उसके महत्व को समझने में मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।